तो आज की क्लास अपन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए थे वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप देखें तो स्क्रीन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। 2016 में एक क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव का, राइट द ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। उसके साथ एक इंटीग्रेशन सॉल्व करने को दिया गया था न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करके। और कौन से न्यूमेरिकल मेथड्स थे? ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। साथ में एक क्वेश्चन 2016 में और आया था, मोंटे कार्लो इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स। वो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन था। उसी तरीके से 2017 और में भी एक छोटा क्वेश्चन आया था, शॉर्ट क्वेश्चन, सिम्पसन्स 3/8 रूल फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। साथ में एक क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, न्यूटन कोट्स फार्मूला, 2 मार्क्स का। तो ऐसे देखते हैं आप कि 2017, 18, 19 सभी में क्वेश्चंस आए हैं। और अपन शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें कि ये हमारा लेक्चर 1 कहलाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को का सॉल्यूशन निकालते हैं न्यूमेरिकल मेथड से। आप जानते हैं कि इंटीग्रल्स में डेफिनेट के अलावा 0 टू माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, एंड सो ऑन। सो बट आवर ऑब्जेक्ट इज टू सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रल्स। So what is a definite integral? Definite integral is always of a function fx from a to b. So अगर आपको इंटीग्रेट करना है एक फंक्शन y f of x dx between the limits a to b, then this will be called a definite integral. And the definite, इसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं? We calculate the area bounded by the curve y equal to f of x, y equal to f of x, and the uh, between the points x equal to a and x equal to b. Then this crossed lines are indicating the portion of the curve between the limits x equal to a and x equal to b. तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चूज क्यों करते हैं? इफ वी हैव एनालिटिकल फार्मूलाज फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, देन व्हाई न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज नीडेड? तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कब आवश्यकता पड़ेगी? जब फंक्शन का is not given explicitly. Function is not given explicitly means function is not defined, but instead the values of the function are given at discrete points. और एक और जगह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स between the limit 0 say 0 to 1. Then again it is a very difficult process to carry out the integration of such complicated functions. So there is a use of the numerical integrations, and when specifically jab function is not evaluated by the, when the integral of the function cannot be evaluated by the standard analytical methods of integration. अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा होना चाहिए फंक्शन को? फंक्शन एक्सप्लिसिटली नोन नहीं है, फंक्शन अगर है और जो इंटीग्रल है वो इवेल्युएट नहीं हो पाता स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में, तो कोई और चीज़ असिस्ट करने के लिए होनी चाहिए। तो क्या चीज़ असिस्ट करने के लिए हो सकती है? वी कैन हैव ए टेबल ऑफ वैल्यूज एक्स एफ एक्स, वी कैन हैव ए टेबुलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज एक्स एंड एफ एक्स। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट क्या चीज नोन नहीं है, पहले ये देख लें। व्हाट इज नॉट नोन? इट इज नॉट नोन, सो आई हैव रिटन ए स्टेटमेंट नॉट नोन। एंड व्हाट इज नॉट नोन?
the explicit form of the function y equal to fx is not known. What is known? The numerical values of the function corresponding to some values of x. What will be the process? The process will be use the numerical integration to find the numerical values of a definite integral. So इससे हमको ये पता चल रहा है कि numerical integration again will give an approximate value of the integration. It can have some errors. Certain methods, कुछ methods में error ज़्यादा हो सकता है exact value से, कुछ मेथड्स में एरर जो है कम हो जाता है. तो देयर विल बी डिफरेंट मेथड्स फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. कुछ पॉइंट्स को हम हाईलाइट किए हैं. वैल्यूज ऑफ द फंक्शन में बी गिवन ऑन द सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट और नॉन इक्विडिस्टेंट वैल्यूज ऑफ एक्स. तो अगर x की वैल्यूज separated हैं by equal intervals, then they are called equidistant values. And suppose they are non equidistant, then means 0.1 के बाद 0.3 आता है x की value, again it comes out to be 0.5. So that will be a set of non equidistant values of x. Numerical methods give us the approximate value of the integral. So मैं पहले भी कहा कि approximate value ही integral की निकलेगी. But it can be of a greater precision or less precision. Precision का मतलब exact value से वो कितना अंतर है. तो प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन? लाइक एनी अदर न्यूमेरिकल प्रोसेस विच हमने जो भी फाइनाइट डिफरेंसेस के बाद पढ़ा है, तो इंटरपोलेशन करते समय भी हमने एक पॉलिनोमियल चूज किया, डिफरेंशिएशन करते समय भी, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करते समय भी एक सुटेबल पॉलिनोमियल चूज किया. तो बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में भी प्रिंसिपल यही रहेगा कि यू हैव टू फिट ए सुटेबल, एक बेहतर से बेहतर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आपको फिट करना पड़ेगा. किसको फिट करेंगे? टू द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स. फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन द डिजायर्ड लिमिट्स. और इंटीग्रेशन जो होगा वो किसका होगा? अप्रोप्रिएट इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का होगा. द इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शंस यूजिंग, अब लैग्रेंजे पॉलिनोमियल भी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल यूज कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि जो स्पेसिंग है डाटा की वो अनइक्वल है कि इक्वल है. डिवाइड डिफरेंस हो सकता है. न्यूटन्स इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स भी हो सकता है जब जो स्पेसिंग है इक्वली स्पेस्ड है, अगर डाटा पॉइंट्स एक्स जो है वो इक्वली स्पेस्ड है. लेकिन चाहे हम लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल यूज करें या न्यूटन्स इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स करें, जब भी हम इस प्रकार के पॉलिनोमियल्स को यूज करेंगे इंटीग्रल्स के इवैल्यूएशन में, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्वाड्रेचर्स. तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास इंटीग्रेशन इज ओनली ओवर ए सिंगल वेरिएबल. सो द बेसिक आइडिया इज टू चूज ए फंक्शन as an choose an appropriate interpolating function p n x जिसकी की डिग्री n है, और तब जो इंटीग्रल, अब डेफिनेट इंटीग्रल हम इवेलुएट करते हैं a से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स, विच इज approximately then it becomes equal to the integral of the interpolating polynomial of degree n. तो ये बेसिक आइडिया है कि इंटरपोलेशन में जो हमने पढ़ा है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बनाया, फिर हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट किया, और अब हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट करेंगे. तो जो पहला जो टॉपिक है वो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला है. सो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला is a very important formula from which we can derive the other formulas like the trapezoidal rule, the Simpson's 1/3 rule and the Simpson's 3/8 rule. But essentially the Newton Cotes जो quadrature formula है वो equally spaced data के लिए है. Means the intervals are equal.
So suppose we define the definite integral a to b fx ds as I. Now divide the range of integration. रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज डेफिनेटली ए से लेके बी तक है और इसको हमने कितने इंटरवल्स में डिवाइड किया, एन इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। तो जो भी हमारे एक्सट्रीम्स है डाटा के, लोअर और हायर एक्सट्रीम्स हैं, उसका जो पूरा रेंज है इंटीग्रेशन का, उसको हमने बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया। और कितने बराबर हिस्सों में बांटा, ऐसे एन बराबर हिस्सों में बांटा और सबकी विड्थ हमने सेम रखी, अर्थात जो स्टेप इंटरवल है वो इक्वल रहेगा। तो अगर हम स्टार्ट करें इनिशियल एब्सिसा से, तो ए x0 के बराबर है, x1 x0 प्लस h है, x2 x0 प्लस 2h है, एंड फाइनली xn इज x0 प्लस nh। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इससे आप एकस्टम्ड होंगे, इससे आपको ये नया नहीं लगेगा, क्योंकि अपन फाइनाइट डिफरेंसेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब y equal to f of x is known for the distinct values of the argument। अगर फंक्शन f of x जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए फंक्शन f of x is x square into x minus 1, so then the function of f of x becomes x square into x minus 1। तो अब आप x की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे तो x f of x मिलता जाएगा। तो अभी मैंने ये बात आपको इसलिए बोली क्योंकि बीच में मैंने ये कहा था कि फंक्शन अगर नहीं मालूम है और सिर्फ डाटा पॉइंट्स मालूम है तो भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो फंक्शन नहीं दिया हुआ है, डाटा पॉइंट्स दिया हुआ है, लेकिन अगर फंक्शन दिया हुआ है तो पर भी हम डाटा पॉइंट्स निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि उन्हीं डाटा पॉइंट से हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो अगर डाटा पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं तो फंक्शन का फॉर्म दिया रहेगा, और अगर फंक्शन का फॉर्म नहीं दिया रहेगा तो डाटा पॉइंट दिए रहेंगे। तो इन आइदर केस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज नोन फॉर द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। और आर्ग्यूमेंट्स या जिसको हम नोट्स कहते हैं, जहां पर फंक्शन की वैल्यू मालूम है हमें। तो a इक्वल टू एक्स जीरो पर एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, a इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच पर एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच हो जाएगा, एंड सो ऑन। एक्स जीरो प्लस एन एच पर मतलब हम इंटरवल के दूसरे सिरे पर पहुंच गए, जहां पर इस एप्सिसा को हम b से डिफाइन करते हैं, या ये xn हो जाएगा, तो वहां पर ऑर्डिनेट की वैल्यू एफ ऑफ एक्स एन इक्वल टू बी हो जाएगा। तो जो करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स हैं वो y0, y1, y2, yn एंड सो ऑन। अगेन b माइनस ए, लोअर एक्सट्रीम और हायर एक्सट्रीम, इंटरवल का जो कंप्लीट रेंज है b माइनस है, किसके बराबर होगा, xn माइनस x0 के बराबर होगा। एंड व्हाट इज xn? xn इज x0 प्लस nh, एंड व्हाट, so x0 plus nh minus x0 gives n of h। तो इंटीग्रल ऑफ a से लेके b तक f of x dx becomes equal to a के बदले हम रख सकते हैं x0 और b के बदले रख सकते हैं x0 प्लस nh। तो इट इज मोर और लेस टू डिफरेंट वेज जो हैं वो इस डेफिनेट इंटीग्रल को लिखने के लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम सबको मालूम है कि किसी स्टेज पर आकर हम जो स्केल है वो चेंज करते हैं और यहाँ पर u इंट्रोड्यूस करके एक पैरामीटर लाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने u सब्स्टिट्यूट किया है x माइनस एक्स जीरो अपॉन h, जैसा प्रीवियस क्लासेस में हमने किया है। तो x हो जाएगा x0 प्लस u इंटू एच हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत जल्दी इंटीग्रेशन वेरिएबल x को से बदल के u में जाने वाले हैं। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इंटू डी यू होगा। x इक्वल टू एक्स जीरो रखेंगे तो u की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जैसा हम अक्सर करते हैं, और x इक्वल टू एक्स एन रखेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी एक्स एन माइनस एक्स जीरो, और एक्स एन माइनस एक्स जीरो इज n इंटू एच, सो u becomes equal to n।
तो डेफिनेट इंटीग्रल x0 plus nh fx dx changes to, it will change to 0 to n, because at x0 u is 0 and x equal to xn, u is equal to n. तो f इज, तो फंक्शन में भी जहाँ f ऑफ x है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, x0 प्लस एच यू हो जाएगा। dx के बदले क्या रखोगे, h इंटू टी यू रखोगे। सो अब h इज अ स्टेप इंटरवल जो कि कांस्टेंट है, तो हमने h को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया। बचेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ 0 टू n f ऑफ x0 प्लस एच यू टी यू। अब इस फंक्शन का एक्सपेंशन हमको मालूम है, हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है। वो क्या स्टैंडर्ड फार्मूला है, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के डिफरेंट टर्म्स हम लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच यू बिकम्स इक्वल टू वाई जीरो, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो वाई डेल वाई जीरो होगा। वाई जीरो जो लीडिंग टर्म है उसी का हम डिफरेंसेस निकालते जाते हैं। तो पहली बार विदाउट द डिफरेंस वाई जीरो प्लस u इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 लीडिंग टर्म प्लस u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द लीडिंग टर्म। थर्ड टर्म विल बी u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द लीडिंग टर्म। और सिमिलरली आप फिफ्थ टर्म भी लिख सकते हैं, दी हायर ऑर्डर टर्म्स लिख सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को फॉर इक्वली स्पेस डाटा को यहाँ रख दिया जाए। तो h इंटीग्रल के बाहर 0 टू n, सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन y0 प्लस यू डेल y0, इवेल्युएट कर लीजिए, यू स्क्वायर माइनस यू बाई टू, यू क्यूब माइनस थ्री यू स्क्वायर प्लस टू यू इंटू डेल थ्री y0 प्लस u raised to 4, 1 2 3 4, so u will be multiplied 4 times, so u4 minus 6u cube plus 11u square minus 6u upon 24 into del 4 y0 and integrating with respect to u। तो यहाँ से क्या मिलेगा, h अगेन बाहर है, कॉमन है, y0 को इंटीग्रेट करोगे तो u मिलेगा, प्लेस द लिमिट 0 टू n, डेल y0 अगेन द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट है तो u स्क्वायर बाय टू आ जाएगा इंटीग्रेशन। हर जगह हमको जब हम u को इन्वॉल्व करने वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट 0 टू n रखना होगा। उसी तरीके से डेल टू वाई जीरो में क्या आएगा, डेल टू वाई जीरो बाई टू यू क्यूब बाई थ्री माइनस यू स्क्वायर बाई टू, अगेन लिमिट 0 टू n, डेल थ्री बाई जीरो बाई सिक्स यू रेस टू 4 बाई फोर माइनस थ्री यू क्यूब बाई थ्री मीन्स u cube प्लस 2u स्क्वायर बाय 2 मीन्स u स्क्वायर। तो सिंपल एडजस्टमेंट्स हैं यहाँ पर, कोई इसमें बहुत कठिनाई की बात नहीं है। लिमिट्स रखते जाएं, h रखने के बाद एक्सप्रेशन के बाहर h है कॉमन, लिमिट रखा अपन ने तो n इंटू यू ज़ीरो हो गया पहला टर्म, यहाँ से आ गया n स्क्वायर बाय टू इंटू डेल वाई ज़ीरो, यहाँ से आ गया एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से तो 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 6 आ जाएगा, डेल टू वाई ज़ीरो बाई टू, प्लस यहाँ से भी हमने रख दिया है यहाँ पर n रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब बाकी की बात क्या है, कोई विशेष है नहीं इसमें। आप देखिए तो लास्ट में जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से तैयार हो रहा है। तो h इज अगेन द स्टेप इंटरवल साइज विच इज ए कांस्टेंट, एक्सप्रेशन के बाहर रहेगा, n y0 n स्क्वायर बाय टू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द लीडिंग टर्म, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, और साथ में जो कोफिशिएंट्स हैं डिफरेंसेस के, दैट इज इन्वॉल्विंग द n फैक्टर। इस इक्वेशन को हम कहते हैं न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला।
ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से हम बाकी फॉर्मूलाज भी निकाल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम एक केस ट्राई करते हैं जब हम n की वैल्यू जो है वो 1 रख देते हैं। So if n is equal to 1, then there will be how much functional values? There will be only 2 functional values. Then only n will be 1. So starting from x0, then x1, nothing else. तो x0 पर फंक्शन की वैल्यू f of x0, which is y0, and it is also f of a. Again the second एब्सिसा becomes x1 हो जाएगा, वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू f of x1, इंटरवल b है, हायर लिमिट, और वही वैल्यू y1 होगा। b माइनस ए क्या होगा? क्योंकि दो ही डाटा पॉइंट हैं तो b माइनस ए h के बराबर होगा। और आपको अंदाज हो गया होगा कि अगर मैं एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करूं तो सेकंड और हायर ऑर्डर डिफरेंसेस जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, मतलब जीरो नहीं कहेंगे, दे आर नॉट पॉसिबल। सो सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, मैं इसको एक स्टार बना के दिखा रहा हूँ। तो इस स्टार इक्वेशन में अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो h इंटू वाई जीरो प्लस एन स्क्वायर बाय 2 के बदले 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी रखते जाएंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, और कि इस प्रकार का एक टर्म मिल जाएगा, y0 प्लस 1/2 del y0। हाउ 1/2 del y0? हियर। सो यहाँ से क्या होगा, n1 रखा है तो 2 माइनस 3/12, बढ़ना ही नहीं है यहाँ पर आगे। क्यों? क्योंकि del 2y0 doesn't exist, del 3y0 doesn't exist, del 4y0 doesn't exist. You have to take only two terms. So h into y0 plus del y0 by 2। तो इसी को मैंने लिखा है यहाँ पर h into y0 plus del y0 by 2। आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इन y0 मालूम है हमको, ये y1 माइनस y0 के बराबर है। तो h इंटू वाई जीरो प्लस हाफ इंटू वाई वन माइनस वाई जीरो। रीअरेंज कर लीजिए टर्म्स तो एक बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है, h अपॉन टू इंटू वाई जीरो प्लस वाई वन, विच इज नथिंग बट h अपॉन टू, वाई जीरो है फंक्शन की वैल्यू एट a और वाई वन है फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट b। इस फॉर्मूला को हम कहते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। एरर की एक बात आती है, लेकिन चूंकि एरर के ऊपर हमारे सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, तो पर भी हम एरर को यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखे हैं कि एरर इसमें जो प्रोड्यूस होगा इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फार्मूला में, विच विल बी माइनस एच क्यूब अपॉन 12 डबल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन xi, वेयर xi विल बी lying somewhere between x0 and b. हाउ कैन वी से इट इज ए ट्रेपेजॉइडल रूल? बिकॉज अगर हम फॉर्मूला को तो देखें, एफ ए प्लस एफ बी आता है इंटू हाफ ऑफ एच आता है। तो अगर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो a इक्वल टू एक्स जीरो और b इक्वल टू x1 दिखा दिया। यहाँ से हमने फंक्शन a का फंक्शन f ऑफ a दिखा दिया, और यहाँ पर फंक्शन f एट b दिखा दिया। तो ये जो x0 से लेके x1 तक की जो लेंथ होगी वो स्टेप इंटरवल h है, और ये हाइट जो है सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स। सो द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू द हाइट, हाइट है यहाँ पर h, एंड द सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या हो गए यहाँ पर, इसकी हाइट हो गई f ऑफ a और इसकी हाइट हो गई f ऑफ b। तो इन दोनों को जोड़ दिए। अब अगर मान लीजिए कंपोजिट रूल की भी एक बात होती है, जब मान लीजिए n इक्वल सब इंटरवल्स हैं, तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में कितने इंटरवल्स हैं, n इक्वल सब इंटरवल्स हैं। कहाँ से शुरुआत होता है, x0 से शुरुआत होके x0 प्लस nh तक जाते हैं। x0 को a से डेजिग्नेट करेंगे और xn को b से। तो जब हम इस कंपोजिट रूल यूज करते हैं तो ट्रेपेजॉइडल रूल को हम हर एक इंटरवल पे लगाएंगे। तो पहला इंटरवल कहाँ से शुरुआत होगा, x0 से लेके x0 प्लस h तक। दूसरा जो नेक्स्ट इंटरवल होगा x0 प्लस h टू x0 प्लस 2h,
and finally the last interval will be from x0 plus n minus 1 into h to x0 plus nh। तो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अब कैसे टूटेगा? आई that integration according to the trapezoidal rule will become equal to x0 से x0 plus h f of x, x0 plus h to x0 plus 2h and so on। और सबके हमको फॉर्मूलाज मालूम है, h अपॉन टू इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, यहाँ से आएगा एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच, यहाँ से आएगा एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस टू एच एंड सो ऑन। रखते जाएं इनकी वैल्यूज, एच अपॉन टू इंटू वाई ज़ीरो प्लस वाई वन हो जाएगा, ये यहाँ से मिलेगा तो वाई वन प्लस वाई टू होगा, फिर वाई टू प्लस वाई थ्री होगा, लास्ट से एक पहले वाई एन माइनस टू प्लस वाई एन माइनस वन होगा, द लास्ट सम विल बी वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन हो जाएगा। हम रीअरेंज कर लें, फर्स्ट टर्म को उठा लें और लास्ट टर्म को उठा लें ऑर्डिनेट्स को, तो y0 और yn आ गया और बाकी के जो टर्म्स हैं वो y1 दो बार आ गया, y2 भी दो बार आ रहा है, सो एनी अदर टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म दो बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn माइनस वन। yn नहीं लिखना है क्योंकि yn यहाँ पर आ चुका है, तो हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि सम ऑफ दी h अपॉन टू इंटू सम ऑफ दी फर्स्ट एंड द लास्ट ऑर्डिनेट्स प्लस 2 टाइम्स द सम ऑफ ऑल दी अदर ऑर्डिनेट्स। इस फॉर्मूला को कहा जाता है कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लें अपन इस ट्रेपेजॉइडल रूल का। द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद पी x0 y0, मान लीजिए कर्व है, ब्लू लाइन जो है वो कर्व है जो कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, फ्रॉम ए पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x0 y0 से लेके Q तक जा रही है जिसके की कोऑर्डिनेट्स xn yn। तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये एंड पॉइंट्स P और Q हैं इस फंक्शन के, इस कर्व के जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं बाय स्ट्रेट लाइन joining the points P x0 y0 and Q xn yn। Draw the perpendiculars from P and Q onto the x-axis। तो जब हम x-axis पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x0 होगा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट xn होगा, इन बिटवीन नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। x0 को हम a से दिखा रहे हैं, xn को b से दिखा रहे हैं, y0 को f ऑफ a से दिखा रहे हैं और yn को f ऑफ b से दिखा रहे हैं। तो जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम द पॉइंट्स x0 y0 टू xn yn, और x एक्सिस मतलब ये, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड द x एक्सिस is approximately equal to the area bounded by the straight line PQ and the x-axis, straight line PQ and the x-axis। तो इट इज, ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है ट्रेपेजॉइडल रूल जो हम कहते हैं इसका नाम, अगर हम फिजिकली देखें तो इट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम? PABQ। तो सिमिलरली द कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट्स द कर्व बिटवीन जितने भी पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगे, P0 P1 P1 P2 Pn minus 1 and Pn। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड द x एक्सिस इज अप्रोक्सीमेटेड टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स। तो जैसे कि अगर चित्र में देखिए आप, मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपको पॉइंट्स दिखा दिए, P0 P1 P2 एंड अगेन नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड Pn माइनस 1 एंड Pn। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं इस कर्व के, ये जो रेड लाइन है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेपेजियम्स बना लें, तो पहले P0 और P1 को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लें, फिर P1 से P2 को कर लें, फिर P2 से P3 को कर लें, फिर
Pn-1 से Pn को कर लें एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस कंस्ट्रक्ट कर लिए, ड्रॉ कर लिए वहाँ से परपेंडिकुलर्स, तो हमको कुछ एरियाज मिल गए। area between this straight line and the x-axis, portion of the x-axis intercepted by the perpendicular from P0 and P1। मतलब इस स्ट्रेट लाइन के नीचे कौन सा क्षेत्रफल आ रहा है उसको पता लगाने के लिए हमने P0 से और P1 से दो परपेंडिकुलर डाल दिए। तो पहला ट्रेपेजियम मिलेगा P0 A0 A1 P1, दूसरा मिलेगा P1 A1 A2 P2 एंड सो ऑन। लास्ट में एक मिलेगा Pn-1 An-1 An and Pn। So there will be a number of trapeziums in the integration। तो हम इनको लिख सकते हैं, अगर जनरलाइज कर दें तो Pi-1 Ai-1 Ai Pi, i का मान 1 से लेके n तक जाएगा। तो जब i1 रखेंगे तो P0 आ जाएगा, A0 आ जाएगा, A1 आ जाएगा और P1, और i बराबर जब n रखेंगे तो Pn-1 आ जाएगा, An-1 आ जाएगा, An आएगा और Pn आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये ट्रेपेजॉइडल रूल को देखा और समझा कि इस ट्रेपेजॉइडल रूल्स बेसिकली इस वाई नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो कन्वर्ट हो जाता है, न्यूटन कोट्स फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल रूल में कन्वर्ट हो जाता है जब आप n इक्वल टू 1 लेते हैं, बिकॉज देन द एंटायर प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स x0 एंड x1 और x0 एंड xn is just the calculation of the area of the various trapezoids। तो अभी ये आज का फर्स्ट लेक्चर है, तो हमारे आगे हम इसको और जो हमारे n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 पे जो हमारे कैलकुलेशंस होंगे, जो कि सिम्पसन्स 1/3 रूल होगा और सिम्पसन्स 3/8 रूल होगा, तो इतना हम काफ़ी है आज के लिए, और अगली क्लास में हम इनको भी आगे बढ़ेंगे। होपफुली हम इसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी करना चाहेंगे। ओके, सो थैंक यू, और आप इसको ज़रूर पढ़िएगा जिससे कि आपको आसानी